हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है लूसेंट साइंस से। और आज का जो सेट है वो पेज नंबर 21 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा वो आएगा 31 से लेकर के 40 नंबर पेज तक ये आएगा। फिलहाल चलते हैं पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में। तो क्वेश्चन था कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो चलिए आज के सेट को अब लोग शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी क्रमशः। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया था कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल, तो ठोस में होगी सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में। गैसों के सापेक्ष द्रवों में अप्रत्यास्था अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण होता है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोस में सबसे अधिक होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहता है क्या। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आवृत्ति। कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी सही है। पहला कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये भी सही है। फिर है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। माध्यम का ताप बदलने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसीलिए आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की जो आवाज़ होती है वो दूर तक सुनाई देती है। फिर है कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। ये तीसरा ऑप्शन था, ये भी सही है हमारा। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। साधारण बातचीत में 30 से लेकर के 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है और जोर से बोलने पर 50 से 60 डेसिबल। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आर्द्र वायु में जो है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। ध्वनि तरंगे में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती। आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं घटती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। आंसर है ऑप्शन डी, 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है तथा 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर है ऑप्शन ए, दाब का। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? आंसर है ऑप्शन बी, दोनों के बीच 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की दो मापनियां हैं। किसी ताप का रिकॉर्ड किया जा गया और संख्यात्मक मान जो है यदि दोनों मापनियों में समान हो तो वह तापमान क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री मतलब कि सेल्सियस। और -40 डिग्री सेल्सियस जो है ऐसा तापक्रम है जहाँ की जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस। सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, परंतु निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता और इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। और केल्विन पैमाने में अगर बात किया जाए तो केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन लिखा जाता है। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, आसवन के द्वारा। जल कितने केल्विन पर उबलने लगता है? आंसर है ऑप्शन डी, 373 केल्विन पर। और सेल्सियस में अगर इसका मान पूछा जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, केल्विन में 373 और फ़ारेनहाइट में भी याद रख लीजिए 212 फ़ारेनहाइट पर यह उबलने लगता है। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम से। पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किस विधि से गर्म होता है? आंसर है ऑप्शन बी, संवहन विधि से। गैस और द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है। निम्न में किस में संवहन होता है? आंसर है ऑप्शन डी, केवल द्रवों और गैसों में। अभी मैंने जस्ट बताया कि गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन से होता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन डी, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। परम शून्य ताप क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किसका नियम है? आंसर है ऑप्शन सी, किरचॉफ का नियम।
किरचॉफ का नियम जो है वो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषण ही बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये दिया गया है किरचॉफ के नियम के अनुसार। जैसे कि यदि अंधेरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके अगर रख दिया जाए तो किरचॉफ नियम के अनुसार अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है? आंसर है ऑप्शन बी, जूल पर केजी। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला हमेशा याद रखें, F-32/9 इक्वल टू C/5। ये बिल्कुल सिंपल वे है आपको याद रखने का। तो यहाँ पे क्या कीजिए, अब इसका मान पुट कीजिए। आपको फ़ारेनहाइट में मान रखना है ना, तो फ़ारेनहाइट को यूं ही रहने दीजिए या क्रॉस में आप चाहे तो यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। C का मान दिया गया 60/5, यहाँ पे 12 से इसे कट कर दें। F-32 यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108। अब F इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर ऑप्शन नंबर ए। रोमन वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति के। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, हाइजेन ने। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया गया था माध्यम और यह है प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, जो कि गलत है यहाँ पे, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बाकी का ऑप्शन सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूरस्थ खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापने में उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव का। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता क्रमशः होनी चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कि मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जो है जलवायु के लिए तापमान जो होना चाहिए वो 23 डिग्री सी से 25 डिग्री सी तक होना चाहिए और आपेक्षिक आर्द्रता जो होनी चाहिए वो 60% से लेकर 65% तक। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सोनोग्राफी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 कि तारत्व जो है ध्वनि का एक प्रमुख लक्षण है, सही है। तीसरा है कि बच्चों और स्त्रियों का तारत्व अधिक होता है, ये भी ऑप्शन सही है। जो गलत है उसे देख लेते हैं कि तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, तो ये गलत है क्योंकि तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है और बच्चों और स्त्रियों की जो पतली आवाज होती है ना वो तारत्व अधिक होने के कारण ही होता है। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने सेकंड तक रहता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 0.1 सेकंड तक, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1/10 सेकंड तक। वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है कितना?
आंसर है ऑप्शन ए 540 कैलोरी पर ग्राम। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। आंसर है ऑप्शन बी ऊर्जा। रुद्धोष्ण परिवर्तन में आंसर है ऑप्शन ए कि रुद्धोष्ण परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक के उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अम्लीय जल। अम्लीय जल जो है एक अच्छा चालक है और बाकी के जो ऑप्शन है सिलिका, वायु, कांच, ये सभी कुचालक हैं यानी कि बैड कंडक्टर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वाष्पन की। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। अब चलते हैं हम लोग आगे आज के क्वेश्चन में। ये रहा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सबों को देना है। क्वेश्चन है कि 1864 में निम्नलिखित में से किस भौतिक शास्त्री ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया था? हर्शेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर मैक्स प्लांक ने? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।